गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्यवहारवाद की उपलब्धियां, योगदान और महत्व, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने इससे पहले आपको नई राजनीति विज्ञान की स्थापना, राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकीकरण करना, अध्ययन वस्तु में परिवर्तन, इस बारे में योगदान जो दिया है व्यवहारवाद ने, इस बारे में हमने बात की। इसी को हम आगे बात करते हैं कि क्या योगदान रहा है व्यवहारवाद का। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना करना, कि जो व्यवहारवाद है उसने राजनीति विज्ञान तथा अन्य समाज विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध को स्वीकारा है। ये मैंने बताया आपको कि क्यों स्वीकारा है। उनका मत है कि एक अनुशासन को दूसरे अनुशासन, यहाँ पर अनुशासन का मतलब है विषय, अनुशासन की पद्धतियों, उपलब्धियों आदि को अपनाना चाहिए। उनकी इस मान्यता को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। रॉबर्ट डाल ने व्यवहारवाद के इस दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यहाँ पर जो डिसिप्लिन वर्ड है, जो अनुशासन वर्ड है, उसका अर्थ है विषय, जो सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और सारे समाज विज्ञान, इनके बीच में आदान प्रदान हो। जैसा मैंने आपको शुरुआत में व्यवहारवाद, आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत, किस तरह से चेंजेस आए थे, या व्यवहारवाद क्यों उत्पन्न हुआ था, उसका विकास किन कारणों से हुआ था, क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसी कमियां थी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की दूर करने के लिए व्यवहारवाद प्रारंभ हुआ, मैंने आपको डिस्कस किया। और उसका एक मुख्य कारण ये था, उसमें एक कि जो चेंजेस या दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलॉजी वगैरह में आ चुके थे, वो चेंजेस पॉलिटिकल साइंस में फिर अपनाए गए वहाँ, क्योंकि वहाँ जो विकास हुआ उन सब्जेक्ट्स में, वही विकास राजनीति वैज्ञानिक चाहते थे कि वो राजनीति में भी हो, राजनीति विज्ञान में भी हो, राजनीति पॉलिटिक्स में भी हो। और इसीलिए ये स्वीकार किया गया। अच्छा, क्यों स्वीकार किया गया? बिकॉज एवरीबडी नोज कि व्यक्ति एकांगी नहीं है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जब सोसाइटी में रहता है तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस, उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ, उसका पारिवारिक या सामाजिक इतिहास, ये सारी चीज़ें उसके राजनीतिक गतिविधियों पर, उसके राजनीतिक व्यवहार पर प्रभाव डालता है। और अगर ये प्रभाव हमें सही रूप में, इस चीज़ को हमें सही तरीके से समझना है, तो ये ज़रूरी है कि हमें उन विषयों का ज्ञान भी हो, उन विषयों को इतना तो हमें समझना होगा जितना कि हमें राजनीति या राजनीतिक गतिविधियों को समझने के लिए आवश्यक है। हम पूरा इकोनॉमिक्स जाने या हम पूरा हिस्ट्री जाने, ये संभव नहीं है। हम इनफैक्ट किसी के लिए पूरा ये क्लेम करना है कि मुझे पूरा पॉलिटिकल साइंस समझ में आता है या पूरा पॉलिटिक्स समझ में आता है, ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी तकनीक, कोई भी अवधारणा, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें इकोनॉमिक्स में लेनी पड़े या हिस्ट्री से लेनी पड़े या हमें सोशियोलॉजी से लेनी पड़े, तो हमें लेना चाहिए। और क्यों लेना है? इसलिए कि वो राजनीति विज्ञान को समृद्ध कर सके। राजनीतिक जो गतिविधियां जिसके लिए ये विषय बना है, इसको समझने के लिए, उसके किसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अगर दूसरे सब्जेक्ट से बोरो करना पड़े तो उसे लेना होगा। और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम किसी भी, क्योंकि जो भी मानव समाज से जुड़े हुए विषय हैं, जो मानव समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो एकांगी नहीं है। वो अपने आप में, हम विकिरण से कि अब हम ये कहते हैं कि इंडिया डेवलप्ड देशों की गिनती में नहीं आ रहा, भाई विकसित देशों में नहीं है, ठीक है, ये इकोनॉमिक फैक्ट है। लेकिन इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण है कि इंडिया एक कॉलोनी बन गई। ऐतिहासिक प्रकरण है कि कैसे बनी, क्यों बनी, कैसे ब्रिटिश यहाँ पर शासन करते हैं और कैसे
इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये सब चीज़ें। तो दैट इज़ हम एक फैक्ट बताया कि इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित देश नहीं है। उसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण है, फिर हम देखेंगे क्या सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिश यहाँ पर शासन कर पाए। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारी मानसिक फाइटर या वॉरियर क्लास की जो कमियां थी, या जो अन्य समाज के दूसरे हर तबका जो लड़ने के लिए तत्पर नहीं था, क्या क्या कारण रहे, साइकोलॉजिकल मेकअप व्यक्तियों का, ये सब कारण रहे ब्रिटिश शासन को सक्षम करने में। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, सब चीज़ों, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ का समावेश देख रहे हैं किसी भी एक बिंदु को समझने के लिए। तो इसीलिए ये व्यवहारवादियों दृष्टिकोण था, या व्यवहारवादियों का योगदान था कि उन्होंने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की महत्ता को समझाया और उसकी ज़रूरत की पुष्टि की। जो नेक्स्ट योगदान है उसको हमने ये हेडिंग दी है, वैकल्पिक धारणाएं प्रस्तुत की हैं। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अनेक वैकल्पिक धारणाएं दी हैं जिनका राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए विभिन्न व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीतिक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए ऐसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह के धारणा दी: शक्ति, समूह, व्यवस्था, मतदान व्यवहार आदि। ये जो नया जो सरकार और राज्य से हटाकर ये जो शक्ति और समूह और निर्णय प्रक्रिया, मतदान व्यवहार, ये जो टॉपिक्स, ये जो अवधारणाओं की इम्पोर्टेंस समझाई है, ये योगदान व्यवहारवाद की है। अभी तक राजनीति वैज्ञानिक ने केवल मूल्यों तथा आदर्शों को ही महत्व प्रदान किया था। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा किया और ये समझ में आया कि राज्य और सरकार का औपचारिक अध्ययन, विधिक अध्ययन पर्याप्त नहीं है। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई प्रविधियां एवं मापन के नए सिद्धांत विकसित किए और लास्टली हम ये कह सकते हैं कि दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। जो संकुचित दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान का, जिस संकुचित दृष्टिकोण में नई व्यवस्थाओं, नई तरह की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं उभर कर आ रही थी, उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उन सब को नकारने की, या नए क्यों, हम सामंतवादी देशों को तो उन्होंने पहले से ही नकारा हुआ था, वो तो बात पहले से मौजूद थे। वेस्टर्न, जब पाश्चात्य उदारवादी डेमोक्रेसीज चल रही थी, उस समय कई देशों में साम्यवादी व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन उन्होंने उसको भी नकारा। और जो उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नए बहुत सारे देश आज़ाद हुए और उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाई, तो उनको भी समझने में, उनको एक्सप्लेन करने में, उन समस्याओं को समझने में भी वो असक्षम रहे। तो ये जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद ने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया, उस दृष्टिकोण को व्यापक किया, विषय वस्तु में परिवर्तन किया, क्षेत्र में परिवर्तन किया, जो तकनीकें हैं प्रयोग में लाने की, उसमें परिवर्तन किया। और दृष्टिकोण का परिवर्तन जो इतना ज़्यादा रैडिकल था कि पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ से वस्तुनिष्ठता की ओर जो हम बढ़ते हैं, ये पूरा का, और इसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए, इतने सारी स्टडीज़ हुई जहाँ ये समझ में आया कि एक लेजिस्लेचर, डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर एक यूके में काम कर रहा है, एक डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर यूएसए में काम कर रहा है, और एक डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर इंडिया में काम कर रहा है, कनाडा में काम कर रहा है। और हम ये देखते हैं कि विधि के रूप में सभी सेम है, कि दे आर ऑल डेमोक्रेसीज, वहाँ सभी जगह लॉ है, सभी जगह इक्वालिटी की बात हो रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई भी लेजिस्लेचर किस तरह से काम कर रहा है, उसके लोगों की सोच कैसी है, उसको उन लॉज को किस हद तक कार्यपालिका उनको वास्तविकता के रूप में परिलक्षित कर पा रही है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं पर, वहाँ की लोगों पर, उनके व्यवहार पर। तो और ये सारी चीज़ें जब ये वास्तविकताएं, इनको समझने का समझना तभी संभव हो पाया जब हमने व्यवहारवादियों ने नई तकनीकें, नई अवधारणाएं प्रस्तुत की। सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं
कि व्यवहारवाद की कुछ कमियों के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। वस्तुतः व्यवहारवाद के अभाव में राजनीति विज्ञान के आधुनिक रूप का विकास संभव ही नहीं था। और बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से व्यवहारवाद का योगदान नकारा नहीं जा सकता। व्यवहारवाद ने ही इस राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाया और बाद में आगे चलकर इस व्यवहारवाद की जो कमियां हुई वो उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा दूर की गई। एंड उत्तर व्यवहारवाद को हम ये नहीं कह रहे, सी द वर्ड देखो आप, उत्तर व्यवहारवाद यानी व्यवहारवाद के बाद का उत्तर व्यवहार, इसका मतलब ये है कि व्यवहारवाद की कमी को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद हुआ और व्यवहारवाद को नकारा नहीं गया है, उसकी कमियों को स्वीकार करके उसमें चेंजेस लाए गए। सो वी कैन इन ऑल से दैट व्यवहारवाद ही आधुनिक राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने के में सेंट्रल फोर्स रहा है।